Hello, hope you're good, fine, healthy, happy, and safe at your home. Welcome back to our accounts class, partnership accounts, our unit, and in this unit, we are going to study death of a partner. Whenever there is a death of a partner, no one can identify the situation, or we cannot justify the death of a partner. Business of a partnership firm may not come to an end due to death of a partner. किसी भी पार्टनर की डेथ की वजह से बिजनेस एंड में नहीं आता है. अदर पार्टनर कंटिन्यू करते हैं टू रन द बिजनेस ऑफ द फर्म. प्रॉब्लम क्या होती है? द प्रॉब्लम अराइजिंग ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर आर सिमिलर टू दोज अराइजिंग ऑन रिटायरमेंट. जब कोई पार्टनर रिटायर लेता है उस टाइम पे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे डेथ के टाइम पे भी सेम रहते हैं. एसेट्स और लायबिलिटीज को हमें दोबारा से रीवैल्यूएट करना पड़ता है एंड द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस हैज टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज्ड पार्टनर. डिसीज्ड मीन्स द पार्टनर हु इज डेथ. जिसकी डेथ हो गई है हम उसको डिसीज्ड पार्टनर कहते हैं. सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यूड होती हैं और जो भी कोई प्रॉफिट या लॉस होता है हम वो उस डिसीज्ड पार्टनर को ट्रांसफर करते हैं. नाउ जो ये डिसीज्ड पार्टनर है ये तो डेथ हो गया. अब इसका प्रॉफिट और लॉस किसको ट्रांसफर होगा? द क्वेश्चन अराइजेस हेयर. हम उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस देंगे टिल द डेट ऑफ हिज डेथ. यानी कि जिस डेट तक वो फर्म में एज ए पार्टनर रहा है उस डेट तक जितना भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो सब किसको ट्रांसफर होगा? उस डिसीज्ड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर होगा. अब जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये तो सेम एज रिटायरमेंट के होते हैं. प्रॉब्लम कहां पे अराइज होती है कि जो डेथ ऑफ ए पार्टनर होता है ये किसी भी दिन हो सकता है. अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में हो सकता है, एंड में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, क्वार्टर हाफ में हो सकता है, एनी डे. रिटायरमेंट जो होता है वो नॉर्मली कब होता है? एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. डेथ में ऑकर एनी टाइम. डेथ का हम कोई जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते. देन प्रॉब्लम कहां पे अराइज होती है कि एनी टाइम डेथ ऑकर. डेथ तो किसी भी टाइम हो जाती है बट अब हम उसका रीवैल्यूएशन शेयर्स एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो व्हाट वी डू, जो भी पार्टनर का क्लेम है, क्लेम मीन्स वॉट एवर. क्लेम क्या होता है? क्लेम ये होता है कि उसको जो मिलना है, जो पार्टनर जिस चीज का हकदार है फर्म का. शेल ऑल्सो उसके क्लेम क्या क्या इंक्लूड करता है? लेट अस नो दिस. शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एनी, फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज डेथ. उसकी डेट ऑफ डेथ तक जितना भी प्रॉफिट लॉस हुआ है या उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट मिला है एज पर द पार्टनरशिप डीड, उस सब का हकदार वो पार्टनर है. अगर वो पार्टनर नहीं है देन उसका रिप्रेजेंटेटिव है. रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन आते हैं? अब हर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है. Any person cannot be the representative of a deceased partner. Deceased partner क्या करता है? जो डिसीज पार्टनर होता है, जो पार्टनर्स होते हैं वो पहले से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव के नेम्स जो हैं वो पार्टनरशिप डीड में दिए रहते हैं. इन केस नहीं होता है देन
हम रिप्रेजेंटेटिव को कैसे मानेंगे? अकॉर्डिंग टू द लॉ। हम लॉ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स को जस्टिफाई करेंगे। और लॉ क्या कहता है कि पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं? उसकी वाइफ हो सकती है, उसके चिल्ड्रंस हो सकते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू? अब हम इसका प्रॉफिट और लॉस कैसे इवेल्युएट करेंगे? फॉर दिस वी शुड प्रोसीड फॉरवर्ड। एंड क्या होता है कि आफ्टर असरटेनिंग द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर, जब हम ये अमाउंट असरटेन कर लेते हैं, असरटेन मीन्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इस पार्टनर का कितना अमाउंट ड्यू है, हम क्या करते हैं, उसको उसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। व्हाट इज एग्जीक्यूटर? रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव ही एग्जीक्यूटर होता है, हायर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर होता है। दिस here is a word executor. Here is my pen. Yes, here. Where is the pen? So I got it. Executor. Executors क्या होते हैं? Deceased partner के representative, heirs of the partner. All three words are same. Now let us go do one example. Let us go to a numerical portion. हम इसके बेसिस पे एक numerical portion करते हैं. Let us find out that कि डिसीज्ड पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर दैट हियर इज अ क्वेश्चन. Bakul, Champak and Darshan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:4:1. Profit of the firm for the year ending on March 31st, 2017 was rupees 1 lakh. Champak dies on June 30, 2017. Calculate Champak's share of profit for the period from April 1 to June 30. Now, अब हमें यहाँ क्या करना है? We have to calculate क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है शेयर ऑफ प्रॉफिट. किसका? चंपक का. व्हेन द चंपक डाइज, हमें डेट दी गई है जून 30. वी गॉट द डेट दैट इज जून 30, 2017. सी, चंपक जो है अकाउंटिंग पीरियड के मिडिल में चले गया. अब फर्म इसका प्रॉफिट कैसे इवेल्युएट करेगा? हमें टिल द डेट ही वॉज पार्टनर इन फर्म हैव टू इवेल्युएट द प्रॉफिट. दैट इज 1st of April to June 30. Now we will calculate, first of all we will calculate the time period between this duration. इस duration में कितना time period है? So 1st of April, May, June, 3 month, completely 3 month. चंपक जो है इस अकाउंटिंग पीरियड में 2017 में completely 3 month के लिए पार्टनर रहा है. देन उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भी 3 months के लिए क्या होगा? मिलेगा उसको. For how many months? For 3 months. Whole of April, May and June. अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं. एंड हेयर वी गो. टोटल प्रॉफिट हमको कितना दिया है? 31 मार्च तक हमें हमारे फर्म के पास कितना प्रॉफिट था? 1 लाख. 1 लाख 31 मार्च तक हमारा प्रॉफिट रहा है. 31st of March क्या है? लास्ट अकाउंटिंग ईयर
हमारा लास्ट अकाउंटिंग ईयर जो है उसका हमें प्रॉफिट दिया गया है, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, चंपक का प्रॉफिट इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि हमें न्यू करेंट जो ईयर है उसका प्रॉफिट तो हमने अभी इवेल्युएट नहीं किया है एंड वी डजंट नो। तो हम क्या करते हैं, या तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे हम उसका प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे और सेल्स के बेसिस पे निकालेंगे। अब ये जो प्रॉफिट है हम सिंपली लास्ट ईयर के बेसिस पे भी ले सकते हैं, या फिर हम प्रॉफिट को इवेल्युएट करने के लिए कुछ ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लाइक लास्ट फ्यू ईयर्स का निकाल सकते हैं, लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 4 ईयर। नाउ प्रोसीडिंग करते हैं। अब चंपक का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, चंपक की रेशियो क्या थी, चंपक की रेशियो शेयर कितना है, 5:4:1, 5:4:1, यानी कि चंपक का शेयर है 4/10। चंपक का शेयर कितना है, 4/10, 5:4:1। इसमें से चंपक का शेयर है 4, दैट इज 4/10। देन हम चंपक को इसी शेयर पे उसको प्रॉफिट देंगे टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या था, 3 months आउट ऑफ 12 months। अब हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको पुटअप कर देना है। हम यहां पे पुटअप कर देते हैं, दिस इज द प्रॉफिट फॉर लास्ट अकाउंटिंग ईयर, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें प्रॉफिट निकालना है, और उस प्रॉफिट में से चंपक का शेयर इतना जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस शेयर को क्या करेंगे, जर्नलाइज कर देते हैं। जो चंपक का शेयर हमने निकाल दिया है दैट इज 10,000 फॉर 3 months, जर्नलाइज कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो होगा डेबिट होगा। व्हाई, बिकॉज ये जो प्रॉफिट है ये अभी सस्पेंस है। ये 10,000 फर्म में इस अकाउंटिंग ईयर में कहां से आया, वी डोंट नो दिस, हमें ये नहीं पता है, बट वेरी सून वी विल नो दिस। इसीलिए हमने इसको सस्पेंस अकाउंट बनाया है। और ये किस पे क्रेडिट होगा, चंपक के कैपिटल अकाउंट के पास जाएगा। ओके, चंपक के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और सिंपली हम उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। बट फर्स्टली हम चंपक के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। व्हाई, बिकॉज हमें चंपक का कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करना है। सो गाइस, इसी के साथ ही जो है आपका ये फिनिश होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर। आप क्या करेंगे, आप इसमें और क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे इन बेस ऑफ दिस। And for more videos, press the bell icon and subscribe the channel. Good luck.